नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। आज के हम इस वीडियो में पोइट्री के सेकंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में बातचीत करने वाले हैं और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की रीडिंग, अबाउट द पोइट के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आगे नेक्स्ट वीडियो लाई जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, साथ में पोएटिक डिवाइसेस एंड वोकेबलरीज को फोकस करेंगे और उसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, सेंट्रल आइडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके भी हमें अपनी राय ज़रूर दें। चलिए, तो हम विदाउट डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देखिए चैप्टर के नेम से देख सकते हैं यहाँ पर, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मतलब क्या होता है? बस्तियाँ। जो बस्ती होती है, बस्ती में एक स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब क्या होता है? प्राथमिक स्कूल। जैसे आप कभी गांव वगैरह में, या जो लोग गांव में बिलोंग करते हैं, या कभी आप जो शहरी के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो गांव में जाते हैं, वो देखते होंगे वहाँ लिखा होता है प्राथमिक स्कूल, है ना, प्राथमिक विद्यालय। उसका एक क्लासरूम है, मतलब एक कक्षा है, उसका यहाँ पर सीन लिया गया है। यानी कि जो भी ये कवि हैं, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा कवि का नेम क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसे तो ये क्या होता है, किसी दिन एक विजिट करते हैं और वहाँ पर बच्चों को देखते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को, और वहाँ एक क्लासरूम का सीन उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसी के ज़रिए से एक बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी को, अपने समाज को देने की इन्होंने कोशिश की है। तो चैप्टर में अगर हम केवल चैप्टर के टाइटल से देखना चाहें तो इसमें तो केवल इतना ही है कि एक बस्ती में क्लासरूम का जो सीन है, एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम का जो सीन है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बट अगर हम देखें तो यहाँ इसके ज़रिए से आगे हम बात करेंगे कि कवि ने किस तरीके से सोसाइटी को एक मैसेज दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अबाउट द पोइट। देखिए इसके जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर, ये बहुत अच्छे कवि रहे हैं। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंग्लिश पोइट हैं, मतलब ये अंग्रेजी के कवि रहे हैं, और एक निबंधकार भी रहे हैं, मतलब इन्होंने निबंध भी बहुत लिखे हैं। कविताएं लिखने के साथ साथ इन्होंने निबंध भी बहुत सारे लिखे हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। तो इन्होंने क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था विदाउट टेकिंग अ डिग्री, मतलब बिना किसी डिग्री को लिए हुए। इनका मन नहीं लगा होगा, इसके चलते इन्होंने क्या है, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी इन्होंने छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो मेरा यहाँ पे हो नहीं पाएगा कुछ, या किसी को लगता है कि मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत से लोग वहाँ से दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ एजुकेशन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ से टर्न होकर पीछे चले जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी स्टडी को यहीं फिनिश नहीं किया, आगे भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो देखिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या है कि यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, स्कूल को छोड़ दिया, और जाके ये कहाँ शिफ्ट हो गए, वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चले गए इन 1930, यानी 1900। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। देखिए स्टीफन स्पेंडर जो थे, इन्होंने टुक अ कीन का मतलब बहुत ज़्यादा या गहरा कह सकते हैं, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी, इन पॉलिटिक्स, इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, और अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक समाजवादी इंसान हूँ। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, एंड पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, ज़्यादा मुझे लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, ऐसा इन्होंने खुद डिक्लेयर किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोइम्स ऑफ डेडिकेशन। देखिए इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, इसमें पोइम्स ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ये कुछ मतलब यहाँ पर इनकी बुक्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। साथ में वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये बुक का नाम है। तो ये इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने कुछ पोइम्स भी हैं और कुछ ऐसे भी लिखे हैं। वहीं से एक पोइम यहाँ पर ली गई है, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। उनमें से क्या है, एक ये वाली पोइम है, ही हैज़ कंसनट्रेटेड ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनएक्वालिटीज़। ये लाइन बहुत अच्छी है। इन्होंने ओवरऑल इस पोइम के माध्यम से, इस पोइम के जरिए से सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है,
बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, और जो जातिवाद की असमानता है उस पर कंसंट्रेट किया है, यानी कि उस पर ध्यान दिया है। क्लास इनइक्वालिटीज़ का मतलब जातिवाद की असमानता। जातिवाद की असमानता का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो किसी भी टाइप की यहाँ पर भेदभाव होता है, चाहे वो रेस, सेक्स एंड वी कैन से कैटेगरी किसी भी टाइप की होती हो, जैसे कोई पुअर है कोई रिच है, उस तरीके से मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो वहाँ पर कवि ने फोकस किया है कि हम इस पोएम के माध्यम से ये समझ पाएँ कि किस प्रकार से आजकल समाज में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। चलिए, तो उसके बाद में ये तो अबाउट द पोइट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। पहली लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अब यहाँ पर कवि क्या करते हैं, वो किसी एक स्कूल के क्लासरूम में एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ पर कुछ, भाई स्कूल है तो स्कूल में चिल्ड्रन को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, और उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं। पहली लाइन जो है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। देखिए फार फार का मतलब बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स, देखिए वेव्स का मतलब सभी लोग जानते होंगे समुद्र की लहरें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर कवि यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट करना चाहता है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो जो आनंद है उससे बहुत दूर हैं। गस्टी वेव्स हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे अब आप नॉर्मली कह सकते हैं जब आप समुद्र के किनारे पर जाते हैं तो जो वेव्स आती हैं उनको देखकर हमें थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। जैसे मोस्टली लोग समुद्र के किनारे पर क्यों जाते हैं, थोड़ा आनंद करने के लिए जाते हैं, मतलब एंजॉय करने के लिए। लेकिन इन बच्चों के फेस पर किसी भी टाइप का कोई भी जॉय नहीं दिखाई देता, मतलब इससे ये बहुत दूर हैं, बहुत दूर जा चुके हैं, या ऐसा कह सकते हैं जा चुके नहीं है, मतलब ये इसी में पैदा हुए हैं, तो खुशी इनके पास तक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इनके चेहरों पर खुशी नहीं देखी जा सकती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। लाइक रूटलेस वीड्स, देखिए रूटलेस वीड्स का मतलब क्या होता है, आप ये वीड्स मतलब क्या होता है, एक अनवांटेड प्लांट्स होता है, यानी कि एक ऐसा पौधा जिसको गांव में अगर वो खेत में कहीं भी उगाए तो किसान लोग क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फसल के अकॉर्डिंग वो नहीं है, क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो किसान क्या करते हैं उसको उखाड़ के, जैसे घास है, अब घास को क्या करते हैं किसान, वो उनके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं या अपने पशुओं को खिला देते हैं। रूटलेस मतलब बिना जड़ वाली, जैसे या फिर वो जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाती हो, इस तरीके से ये बच्चे हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इन बच्चों से बाहर के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो इनको अनवांटेड समझते हैं, मतलब इनका कोई महत्व नहीं है दुनिया में, ऐसा समझते हैं, और ये कहते हैं कि मतलब इनको ऐसा ही रहने दिया जाए। जस्ट लाइक वी कैन से द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। देखिए पेलर का मतलब उनके पीले चेहरे, जो उन बच्चों के पीले चेहरे हैं, अर्थात मल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, मतलब उनको खाना पीना सही से नहीं मिलता है, तो उनके बच्चों के जो चेहरे हैं वो पीले पड़ गए हैं, और उन पीले चेहरों पर द हेयर टर्न राउंड मतलब जो बाल हैं वो बिखरे पड़े हैं। टर्न का मतलब बिखरे कह सकते हैं, क्योंकि आगे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, उन बच्चों की जो मदर हैं या फिर जो भी फैमिली मेम्बर है उनको अच्छे से कॉम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके जो कम खाना खाने के कारण या कुपोषण के कारण उन बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं और उन पर वो बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, मतलब एक लड़की है जिसकी हाइट तो अच्छी है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो तो ठीक है, मतलब एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, वो अपने सर को झुकाए हुए बैठी हुई है। क्यों, यहाँ पर कवि इस बात को बताना चाहता है कि वो लड़की इसलिए अपने सर को झुकाए बैठी हुई है क्योंकि उसके सर पर क्या है, अपने परिवार का, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अपने जीवन जीने के लिए गरीबी का बोझ है, पॉवर्टी का बर्डन है उसके ऊपर, इस वजह से उसकी कंडीशन कुछ इसी प्रकार की हो गई है। आई होप आपके ये भी समझ में आया होगा। द पेपर सीमिंग बॉय, बहुत ही अच्छी लाइन, पेपर सीमिंग बॉय यानी कि कागज के जैसा दिखने वाला, या हम ऐसा कह सकते हैं बहुत पतला लड़का, जिस मतलब मल न्यूट्रिशन है उसको अच्छे से, मेल न्यूट्रिशन का मतलब हम क्या कह सकते हैं, जिसको अच्छे से भोजन नहीं मिलता हो, खाना पीना नहीं मिलता हो, तो वो लड़का बहुत पतला सा दिखता है। विद रेड्स आइज, रेड्स आइज का मीन्स यहाँ पर दो तरीके से कवि ने पॉइंट आउट किया, मतलब जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। चूहे जैसी आंखें मतलब क्या है, जिसका मुंह ऐसे, मतलब आंखें बाहर को निकली हुई हैं, मुंह थोड़ा अंदर को धंसा हुआ है, और या ऐसे कह सकते हैं जो भोजन की तलाश में अपनी आंखें इधर उधर, जैसे चूहा क्या करता है भोजन की तलाश के लिए इधर उधर भागता है, तो इस प्रकार से वो पेपर सीमिंग बॉय है, यानी कि बहुत पतला लड़का है जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, अर्थात वो भोजन की तलाश में इधर से उधर अपनी आंखें चला रहा है।
द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब देखिए यहाँ पर स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मतलब एक व्यक्ति, या ऐसा कह सकते हैं जैसे किसी की जो ग्रोथ है वो रुक गई हो। मतलब एक बच्चा है, अनलकी हेयर, हेयर का मतलब उत्तराधिकार, ठीक है। एक यहाँ पर बच्चा है और उस बच्चे को क्या है, अपने पिता से विरासत में क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, मतलब हड्डियाँ, मतलब टेढ़ी हड्डियाँ मिली हैं अपने पिता से विरासत के रूप में। हेयर का मतलब हम कह सकते हैं विरासत के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में, ठीक है। अब वो बच्चा कर क्या रहा है, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, ठीक है। गनाल डिजीज का मतलब क्या होता है, वह बच्चा अपने पिता की गठिया की बीमारी, गठिया की बीमारी के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जैसे हड्डियों में जो हड्डियां बाहर निकल आती हैं, है ना, या टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाती हैं, उसको गनाल डिजीज बोलते हैं। तो वो बच्चा अपने पिता की जो गठिया की बीमारी है उसी के बारे में दोहरा रहा है, या सोच रहा है, या बुदबुदा रहा है, जो भी है, ठीक है। अब और उसके साथ में कर क्या रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि अपने डेस्क पर बैठा हुआ है और वो अपने पाठ को पढ़ रहा है या याद कर रहा है, ठीक है। मतलब अपने पिता की नाल डिजीज के बारे में सोचते हुए वो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, अपने लेसन को रिपीट कर रहा है, वी कैन से। नेक्स्ट, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब देखिए यहाँ पर कवि की नज़र दूसरी तरफ जाती है और वहाँ पर वो क्या देखता है कि मतलब उस अंधेरी क्लास में, डिम का मतलब क्या होता है, डिम मतलब हम कह सकते हैं अंधेरी, उस अंधेरी क्लास के पीछे वाले हिस्से में एक अननोटेड बॉय बैठा होता है। अननोटेड का मतलब जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही हो, एक छोटा सा बच्चा है, स्वीट एंड यंग यानी कि बहुत सुंदर सा छोटा सा मासूम सा बच्चा है जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है, वो बैठा हुआ है। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम। देखिए उसकी जो आंखें हैं वो एक गिलहरी के खेल में खोई हुई हैं। गिलहरी का खेल मतलब क्या है, यहाँ पर जो गिलहरियाँ हैं वो एक पेड़ के, मतलब पेड़ है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जगह बना ली है और बार बार उसमें जाती हैं, उससे निकल के आती हैं, तो बच्चा उनको देख रहा है। उनको देखते हुए ही वो अपनी लाइफ का मतलब इस तरीके से सपने देखता है, मतलब कुछ इस तरीके से कि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय से भर दूं, इस तरीके से उसके मन में कुछ ना कुछ ख्याल मतलब यहाँ पर कभी पॉइंट करना चाहता है। अदर देन दिस मतलब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट वाला स्टेंजा हो गया। इस फर्स्ट वाले स्टेंजा में कवि ने पहले तो बच्चों के बारे में बताया है, वहाँ पर बच्चों किस किस टाइप के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, दो तीन बच्चों के बारे में बताया है जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आपके अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। ऑन सॉर क्रीम, देखिए मक्खन जैसी खट्टी दीवारें। अब मक्खन जैसी खट्टी दीवारें तो हो नहीं सकती, मतलब हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं जब जो मक्खन होता है जब बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो पीले रंग की जो दीवारें वीकेंड से वो अच्छे से पेंट नहीं है, इसलिए उनका रंग पीला है, या हम ऐसा कह सकते हैं थोड़ा मतलब भद्दा टाइप का हो गया है वो दीवारें हैं। और उन दीवारों पर डोनेशंस, डोनेशंस का मतलब क्या होता है, दान में दी गई वस्तुएं वो टंगी हुई हैं उस पर। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि देखिए दीवारें हैं उनका कलर कैसा है, पीला, हल्का पीला रंग है, और उन पर दीवारों पर क्या है, डोनेशन यानी कि दान में दी गई वस्तुएं टंगी हुई हैं। अब उसमें दान में उसको वस्तुएं कौन कौन सी मिली हैं, देखिए शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर हैं, उनका हेड मिला। हेड का मतलब सिर, सिर ऐसा नहीं है कि विलियम शेक्सपियर अपना हेड मतलब सिर काट के वहां पर टांग गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं एक पोर्ट्रेट है, यानी कि चित्र एक फोटो लगा हुआ है जो उनके चेस्ट से ऊपर का फोटो है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, चेस्ट से ऊपर का फोटो है वो वहां पर एक लगा हुआ है। और क्लाउडलेस एट डाउन, और बादल रहित एक सुबह के समय का चित्र है। जैसे आप देखते हैं सुबह का समय जब होता है तो क्या होता है, वहाँ बादल एकदम क्लीन होते हैं, जो स्काई होता है एकदम क्लीन होता है, तो उसका एक पोर्ट्रेट वहाँ पर लगा हुआ है या सीनरी वहाँ पर बनी हुई है। ये सब उनको काय में मिला है, डोनेशन में। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और देखिए पूरे शहर को धर्म के बारे में बताने वाली एक गुम्मद, डोम का मतलब क्या होता है, गुम्मद, एक सभ्य गुम्मद जिसको हम गिरजाघर बोलते हैं, अपने भाषा में हम गिरजाघर बोल सकते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर बताया कि एक सभ्य गुम्मद जो पूरे शहर को धर्म के बारे में बताता है। बेल्ड मतलब उस पर घंटी लटकी हुई है, घंटी नुमा है। फ्लोरी ट्राइलिस वैली, ट्राइलिस वैली कौन सी है, जो मतलब फूलों से भरी हुई है, अर्थात एक मतलब वहाँ पे ऑस्ट्रिया में एक ट्राइलिस वैली है जो बहुत अच्छी सुंदर वैली है, वहाँ उसका भी एक चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसको डोनेशन में मिले, उन बच्चों को डोनेशन में कुछ चित्र मिले हुए हैं जो उनकी दीवारों पर लगे हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इटसेल्फ वर्ल्ड। लाइन समझिएगा, ओपन हैंडेड मैप,
ये जो मैप हैं जो सामने उन बच्चों के दीवारों पर लगे हुए हैं, ये मैप खुले हाथों से का मतलब ये नहीं है कि अपने हाथ उन्होंने खोली हो। इसका मतलब क्या है कि ओपनली वो मैप हैं अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, उस वर्ल्ड को, कौन सा वर्ल्ड, जो उन बच्चों का संसार, उन बच्चों की दुनिया है, उस दुनिया को, इट्स वर्ल्ड, अपनी दुनिया के बारे में मतलब उनको प्रलोभन दे रहे हैं, सीधी खुली मतलब उनको अवॉर्डिंग कर रहे हैं डायरेक्टली कि आप हमारी दुनिया में, मतलब उनको ऐसा कह सकते हैं उत्साहित कर रहे हैं। कौन से मैप, जो उनके सामने दीवारों पर लगे हुए हैं। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, और फिर भी मतलब इतना सब प्रलोभन होने के बावजूद भी, फिर भी फॉर दो चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये मैप उनकी दुनिया नहीं है, ये दीज विंडोज, ये विंडो जो है वही उनकी दुनिया है, देयर वर्ल्ड यानी कि उनका संसार। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां पर उनका पूरा संसार किससे भरा हुआ है, फॉग से भरा हुआ है। अर्थात यहाँ पर इसका मतलब समझ लीजिए, फॉग का मतलब क्या है, फॉग से पेंटेड है, कोहरे से पेंटेड है, मतलब कोहरे में आपको कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे ही उनके फ्यूचर के बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है, कोई भविष्यवाणी, उनके फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं, कभी यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता है कि जितनी भी जो चीज़ें उनको डोनेशन में मिली हैं, वो सब चीज़ें उनको मतलब प्रलोभित करती हैं, और वो वास्तविक रूप से उन बच्चों का संसार नहीं है, क्योंकि उन बच्चों का तो जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से फॉग से पेंटेड है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, देखिए लाइन को समझिएगा, कवि ने यहाँ पर थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच का ज़्यादा यूज़ किया। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड यानी कि उनकी एक छोटी सी गली, उनकी जितनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, जो सकरी गलियाँ, नैरो का मतलब सकरी, छोटी छोटी जो गली है उनकी, सील्ड मतलब पूरी तरह से बंद है, इन विद अ लेड स्काई, लेड स्काई का मतलब जैसे ऐसे बादल से जिसका कलर थोड़ा ग्रे टाइप का हो। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज़ क्यों किया है, लेड का मतलब वैसे शीशा होता है, तो शीशे के बादल से ढका हुआ है, इसका मतलब है जब आसमान ब्लू हो जाता है तो हमें अपने आप को क्या लगता है कि अब हमें एक अच्छा, मतलब जैसे आप देख लीजिए कि जब कोहरा आ जाता है तो सर्दियों के मौसम में क्या देखते हैं कि अरे कोहरा आ गया, तो सभी लोग थोड़ा मतलब अटपटाटा फील करते हैं, लेकिन जैसे ही कोहरा हट जाता है आसमान थोड़ा नीला दिखाई देने लगता है, तो मतलब एक होप क्रिएट होती है, एक सभी के मन में एक होप आती है कि अब थोड़ा मौसम अच्छा होगा। तो यहाँ पर लेड स्काई का मतलब क्या, उनके फ्यूचर के लिए कोई होप है ही नहीं, मतलब इस तरीके से उनकी जो गली है ना वो पूरी तरीके से एक लेड स्काई से पूरी तरह सील्ड है, या ऐसा कह सकते हैं ग्रे कलर के बादल से पूरी तरह से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, लाइन को भी समझिए, फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये बच्चे हैं, इन बच्चों की जो लाइफ है वो नदियों से यानी कि प्राकृतिक जो सुंदरता है उससे बहुत दूर है, क्योंकि प्रकृति के बारे में तो ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक जा सकते हैं, स्कूल से निकल के अपने झुग्गी हैं, झोंपड़ी हैं, उनमें आ सकते हैं बच्चे, इससे ज़्यादा इनको कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता है। केप्स, केप्स क्या होता है, जैसे जो आप देखो दो तरीके की केप्स होती हैं, एक तो पहाड़ी इलाके में जो देखा होगा आपने, जो पीक बनती है उस पर जो स्नो गिरती है, एक तो वो केप होती है, एक दूसरी और होती है जैसे जो सी का जो शोर एरिया होता है यानी किनारे वाला एरिया होता है, उस पर कोई पहाड़ है, उसके जस्ट किनारे पर ही कोई पहाड़ है और उससे आगे पानी टकराता है, तो उसको भी कैप एरिया बोलते हैं। ये ज्योग्राफी वाले टॉपिक में जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और देखिए स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर शब्दों के तारों से, शब्दों का तारा का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बच्चे शिक्षा से बहुत दूर हैं, इनको शिक्षा मतलब जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के बारे में इनको कतई नॉलेज नहीं है, ना ही इनको किसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि इनकी एजुकेशन कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। बाकी हम आगे चैप्टर में अभी और भी एक स्टैंजा दिया है, उसके बारे में हम और डीपली बात कर लेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कवि ने पूरी तरीके से उस क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स का सबका डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन अब कवि यहाँ पर अपना ओपिनियन देता है। श्योरली का मतलब निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर का जो फोटो है इन बच्चों के लिए बेकार है, शेक्सपियर इन बच्चों के लिए खराब है, दुष्ट हैं। क्यों हैं खराब, क्यों है, बेकार क्यों है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शेक्सपियर इज द फादर ऑफ लिटरेचर, शेक्सपियर को लिटरेचर का फादर कहा जाता है। वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं और मोस्टली जो इनकी कहानियाँ होती हैं वो रॉयल होती हैं, मतलब रॉयल, किंग, क्वीन एंड एक्सेट्रा, इस तरीके की अच्छी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। फादर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। और उन बच्चों को एजुकेशन शुरू से ही नहीं मिली है, उनकी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है, तो शेक्सपियर का फोटो उन बच्चों के लिए वेस्ट है। वो मतलब उससे कुछ नहीं समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं और हम किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, उसका फोटो सामने रख लेते हैं, तो उससे हम क्या होता है, इंस्पायर होते हैं, सामने देखते रहते हैं, अरे व्यक्ति ऐसा है, हमें सामने हंस रहा है, ये है, हम देखो इस तरीके से फोटो मुस्कुरा रहा है, मैं भी ऐसा बन जाऊँ।
तो बच्चे शेक्सपियर का फोटो देखकर तो कुछ प्राप्त मतलब उनको कुछ गेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और दूसरा वो अपनी स्टोरी जो लिखते हैं वो इतना मतलब इतना वाइड स्प्रेड लिखते हैं कि उसके बारे में बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। सेकंड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव। अब जो मैप है ना वो तो और ही बैड एग्जाम्पल है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें देखो शिप्स हैं, जहाज हैं। जहाज कैसे हैं? उसमें जैसे मान लीजिए जहाज बने हुए हैं, अब जहाज के बारे में वॉयज पर जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। सन, अब सन की जो लाइट है, अब जो कि उनको बहुत कम बच्चों को इस तरीके से मिल पाती है। एंड लव, और ये सब जो चीज़ें हैं इन बच्चों को क्या करती हैं? टेम्पटिंग देम टू स्टील। टेम्पटिंग का मतलब उकसाती हैं, उत्साहित करती हैं। देम टू स्टील मतलब चोरी करने के लिए। जब इन बच्चों को क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? स्लम एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली इस तरीके के कदम उठाते हैं कि कुछ उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, कभी चोरी करते हैं या इससे भी कुछ मतलब और बच्चे करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या उन बच्चों के लिए बेकार हैं। एंड उसके बाद में कभी यहाँ पर कहना चाहता है एंड फ्रॉम लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और ये बच्चे क्या करते हैं? धूर्ततापूर्वक, मतलब देखिए मूर्ख बनकर, स्लाइली का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनकर। और बच्चे क्या करते हैं? अपने जीवन से लास्ट में जाके टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड का मतलब अपनी उन्हीं टूटी फूटी झुग्गियों में जाके रहने लगते हैं या उसी में चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि इनका जो दिन होता है वो कोहरे से स्टार्ट होता है और रात इनकी कोहरे में ही व्यतीत होती है, यानी कि एक ऐसी रात होती है जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि इन बच्चों की जो लाइफ है मतलब एंडलेस है, या इनके बच्चों के हम ऐसा कह सकते हैं मतलब इनका जो कि ये हमेशा के लिए एंडलेस नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ये बच्चे मतलब इनका फ्यूचर हमेशा के लिए एंडलेस है। इनके फ्यूचर के लिए कोई भी यहाँ पर स्टेप नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स। देखिए ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ पर स्लैग हीप का मतलब दिया गया कूड़े का ढेर, लेकिन कूड़े का ढेर का मतलब है इन बच्चों का जो शरीर है, ठीक है ना, वो कूड़े के ढेर से कंपेयर कर दिया कवि ने। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, मतलब ये बच्चे क्या है? अपने हड्डियों पर खाल पहने हुए हैं। हड्डियों पर खाल पहनने का मतलब क्या है? इनकी हड्डियां जो हैं मतलब खाल से बाहर की तरफ निकली हुई। जैसे जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो जाते हैं वो देखा होगा, उनकी जब कभी भी आप लोग स्लम एरिया में जाए तो उनकी हड्डियां मतलब स्किन से बाहर निकली होती हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कवि ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। अब देखिए यहाँ पर स्टील का स्पेक्टिकल पहने हुए हैं ये बच्चे। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो भी चश्मा पहने हुए हैं वो सभी स्टील का चश्मा पहने हुए हैं। अब स्टील का चश्मा कितना भारी होता है, आप सोचिए, प्लास्टिक का चश्मा पहनने में तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे स्टील का चश्मा पहने हुए हैं विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स। मतलब मैंडेड ग्लास, कांच को जोड़ जाड़ के चश्मा बनाया गया हो। मैंडेड ग्लास मतलब कांच को जोड़ जाड़ के, जैसे कि लाइक बॉटल्स बेड्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि मान लीजिए पत्थर पर किसी बोतल को मार दिया गया हो। जैसे पत्थर पर जब किसी बोतल को मार देते हैं तो उसमें क्या होता है, देखा होगा आपने, स्क्रैच सी आ जाती हैं, पूरा दरारें सी पड़ जाती हैं चश्मे में, वो शीशे में। तो इसी तरीके से इनके चश्मा है जो तोड़ ताड़ के मतलब शीशे को जोड़ जाड़ के बनाया गया, तो ऐसे इनके चश्मे में भी बीच बीच में कहीं ना कहीं दरारें दिखाई देती हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इन बच्चों का पूरा समय और इनका जीवन आर फॉगी स्लम, कैसा? कोहरे से भरा हुआ बस्तियों में रहता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज अ डूम। इसलिए कभी यहाँ पर अपील करता है, कभी यहाँ पर अपील क्या करता है कि इन बच्चों के नक्शों को उन गंदी बस्तियों के नक्शों से निकाल कर अपने नक्शों में जोड़ दो। अर्थात जो यहाँ पर इनके सामने जो मैप लगे हुए हैं, कभी यहाँ पर कहना चाहता है जो एफ्लुएंस लोग हैं, एफ्लुएंस लोगों के बारे में हम आगे बात करेंगे अभी इसी में, कि उनसे कभी यहाँ पर अपील करना चाहते हैं कि इन बच्चों को इन बस्तियों से या इन बस्तियों को यहाँ से हटा के अपने संसार में जोड़ दो। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद देखिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक अ कैटाकॉम्ब्स। जब तक यहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, गवर्नर, ये सब लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, तब तक इन बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती है। इस लाइन का मतलब समझिए, आप लोग देखते हैं गांव के क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे ही कोई गवर्नर आने वाला होता है, सीएम आने वाला होता है, इंस्पेक्टर आने वाला होता है। इंस्पेक्टर का मतलब
जो भी इंस्पेक्शन करने वाला होता है, विजिटर मतलब देखने वाले, जो लोग जब आते हैं गंदी बस्तियों में, इन स्लम एरिया में, तो क्या करते हैं स्कूलों में, वैसे तो स्कूल ऐसे ही नाम के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उस दिन क्या करते हैं, जल्दी से अच्छे कपड़े पहन के आओ, आज वो मंत्री जी आने वाले, आज ये आने वाले, तब उस दिन बच्चों को थोड़ी बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाती है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यह संसार इनकी खिड़की बनता है। एंड दीज सॉरी यह नक्शा इनकी खिड़की बन जाते हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये जो खिड़कियां हैं ये इनको यहीं पर बंद करके रखती हैं, अर्थात इनके अचानक से, जैसे हम कहते हैं जब बच्चे अगर कोई आ रहा होता है तो वो वहाँ से उन खिड़कियों से झांकने की कोशिश करते हैं और वो धमाक से उनके चेहरे पे आके लगती हैं और उन बच्चे उन्हीं विंडोज़ के अंदर, उन्हीं खिड़कियों के अंदर कैद हो जाते हैं, लाइक कैटाकॉम्स, जिस प्रकार से कब्र में किसी मुर्दे को दफना जाए। कैटाकॉम्स का मतलब यहाँ पर कब्र से लिया गया है, मतलब जैसे कब्र में किसी को दफना देते हैं वो वहीं के वहीं बंद रहता है, तो इसी प्रकार से ये बच्चे भी उन खिड़कियों के अंदर बंद हो जाते हैं। अब देखिए लास्ट वाला जो स्टेंजा है इसमें कवि क्या कहना चाहता है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। कवि कहना चाहता है कि ये बच्चे किसी एक दिन इस चेन को तोड़ देंगे, अर्थात ये बच्चे इस चेन को तोड़कर यहाँ से बाहर जाएंगे। कवि यहाँ पर बताना चाहता है इन के ये जो खिड़कियां हैं, ये जो इनको बंधक बनाए हुए हैं, इनको तोड़ दो। अपील कर रहा है सभी लोगों से, इन खिड़कियों को तोड़ने का मतलब हटा दो और इन बच्चों को क्या है, इस गंदगी से बाहर निकालो, ठीक है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। हरे भरे मैदान दिखाओ, हरे भरे मैदान का मतलब इन बच्चों का प्रकृति से, नेचर से इंट्रोडक्शन कराओ, थोड़ा इन बच्चों को उसके बाहर की जानकारी दो, ठीक है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर द गोल्ड सेंट्स, और इन बच्चों का जो जीवन है, जो संसार है, वो सोने के जैसा चमकता बना दो। सोने के जैसा चमकता का मतलब क्या है, मतलब इनकी लाइफ एंजॉय से भरी हो जाए, एकदम ये फ्रेश ऑफ माइंड हो जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इन बच्चों की जो टंग्स है वो रन कराओ इन बुक्स, मतलब किताबों में, अर्थात इन बच्चों के हाथ में किताब दो, इनको किताबों के बारे में नॉलेज, डिफरेंट टाइप की बुक्स दो, जिससे ये बच्चे उन बुक्स को पढ़ पाएँ। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कवि कहना चाहता है द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स, मतलब इनका जो संसार है ना, वो अलग अलग प्रकार की सुंदरताओं से इंट्रोड्यूस कर पाए। इनकी अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो जैसे कह सकते हैं बाहर की दुनिया है, हरी भरी दुनिया है, उसको ये बच्चे पहचान सकें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, देखिए यहाँ पर लास्ट वाले कवि ने बहुत अच्छी कही है, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिनकी भाषा में सूर्य जैसा तेज होता है। समझ पा रहे हैं, इससे कोई मीन्स नहीं करता है कि आप कौन से किस कैटेगरी में जन्म लेते हैं, कहाँ पर आपका जन्म होता है। मीन ये करता है कि आप में कितना तेज है, आप में करने का जज्बा कितना है। और ऐसा कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कभी बताना चाहता है कि इतिहास सिर्फ उन्हीं का बनता है जिनकी भाषा में दम होती है, जिनकी भाषा में या जिनके हौसलों में बुलंद होता है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उन्हीं का इतिहास बनता है। तो आई होप आपके चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी फुली हमने एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर साथ में पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।